सीमित समय सीमा में क्या किया जा सकता है? देखिए, प्रायः ऐसा होता है कि परीक्षा की तिथि बढ़ जाती है तो तैयारी खराब हो जाती है। परीक्षा समय पर होती है तो आप अधिक अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कम समय का भी उपयोग करके मूल बिंदुओं पर ध्यान देकर आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आप मेरिट लिस्ट तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले किन किन बिंदुओं पर हमें प्रकाश डालना है उसको देखना है। एसेज लिखना है, ऐसे लेटर्स कंपल्सरी है, ये रहेगा ही। ऐसे और लेटर और एक प्रेसी, ये रहेगा ही। ये तीन तो कहिए कि ये कंपोनेंट्स हैं, उसके भाग है जो पूरी संभावना है कि ये तीनों रहेगा आएगा। इन तीनों पर ज्यादा फोकस करना है। ओके, और कम समय में किन एसेस को किया जाए, समय कम है। पिछले परीक्षाओं का जो पैटर्न रहा है, पिछली परीक्षाओं में चाहे कोई भी परीक्षा, उसका एक पैटर्न रहा है कि उस कुछ टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर, उसकी बारंबारता के आधार पर उसे चुन लिया गया है। जैसे मैं उदाहरण दूं, ये टॉपिक अब ग्लोबल वार्मिंग, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वैश्विक तापन, या इसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। दोनों लगभग एक ही विषय है, दोनों लगभग एक ही विषय है, अलग अलग नहीं। इसी प्रकार से कुछ अनदर टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? महिला सशक्तिकरण। तीसरा टॉपिक देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, चौथा टॉपिक देखा गया है ना, एक मुद्दा अभी कुछ दिनों पहले काफी चर्चा में था, कास्ट सेंसस। एक और मुद्दा है अभी भी बना हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। ओके, एक और मुद्दा है जो सामने है हम लोगों के, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये हाँ, टेररिज्म भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी मैं 5 लेता हूं,
हम लोग मैक्सिमम 10 टॉपिक्स करेंगे और फिर टॉपिक्स को राइट फर्स्ट, देन वी विल गो, आई विल गो फॉर एक्सप्लेनेशन. मुझे अभी तो ज़्यादा हॉट हो गया है आपका टेररिज्म वाला, लेकिन मुझे लगता है क्वेश्चन सेट किया जा चुका है ऑलरेडी, क्वेश्चन सेट किया जा चुका है. वैसी परिस्थिति में कुछ और टॉपिक्स मैं बताऊंगा जो बहुत हॉट है, इसमें से इससे भी ज़्यादा हॉट है, इससे भी ज़्यादा हॉट है. मैं आई विल डिस्कस इट इन कमिंग क्लासेस. मैं अभी उदाहरण स्वरूप आपको बता रहा था. हम लोग 10 टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन सवाल है कि 10 टॉपिक को कैसे किया जाए. हाँ, वो कैसे हो और याद कैसे रखा जाए कि एग्जामिनेशन हॉल तक वो स्मरण चला जाए और वहां आप लिख दें, वो मुद्दा है. लिख, कीप राइटिंग. ओके. सबसे पहले हम लोग ऐसे लिखने से पहले उसकी संरचना पे एक दृष्टि डाल लें कि ऐसे किस प्रकार से आपको जो पेपर मिलेगा उसमें कैसे लिखेंगे. सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये पेज आपको दिया गया है, ये टोटल क्या है आपके लिए, एक पेज है. उस पेज को मैंने बांट दिया इस तरह से. ओके, इसको बांट दिया. ये जो साइड है लेफ्ट में है या राइट में है या अप में है या डाउन में है, इतना स्पेस मान लीजिए. ये तो ज्यादा है, लेकिन ऐसे मान लीजिए 1.5 इंचेज. हाँ, वही हो गया वो 1.5 इंचेज मान लीजिए. नहीं नहीं, वो तो बना हुआ मिलेगा आपको, वो दिया हुआ रहेगा. तो ये 1.5 इंचेज उस साइड भी छोड़ना है, इस साइड भी छोड़ना है, ऊपर भी छोड़ना है और नीचे भी छोड़ना. सादा रहेगा तो उतना छोड़ देंगे 1.5 इंचेज, ऊपर भी छोड़ देंगे, नीचे भी छोड़ देंगे, दाएं भी छोड़ देंगे, बाएं भी छोड़ देंगे. इसको कहते हैं, इसको मार्जिन कहते हैं. क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं. ये मार्जिन आपको ऑल साइड्स 1.5 इंचेस ऑन ऑल साइड्स छोड़ देना है. याद रहेगा, 1.5 इंचेज मार्जिन ऑन ऑल साइड्स, बाएं दाएं ऊपर नीचे 1.5 इंच छोड़ देना है. ओके. उसके बाद क्या करना है, आपको लेख में टाइटल लिखना है. क्या लिखना है? शीर्षक. उसे क्या कहते हैं? शीर्षक. जैसे आपको मिलेगा, आपके एग्जाम में संभावना है रूल्ड वाला मिलेगा. हाईकोर्ट ने व्हाइट दिया था, प्लेन दिया था. हाँ, नहीं नहीं, हाईकोर्ट में प्लेन था, इसमें जो है ना रूल्ड देता है, रूल्ड देगा. ओके. ग्लोबल वार्मिंग मान लीजिए ये टॉपिक है, तो इसे क्या करना है, बीच में लिखना है, सेंटर में. क्या लिखना है, कहां पे लिखना है? सेंटर में. सेंटर में 1.5 ऊपर छोड़ दिया, यहां पे लिख दिया. इसको अंडरलाइन नहीं करना है, इसको अंडरलाइन नहीं करना. स्पष्ट है? इसको अंडरलाइन. ये टाइटल है, ये सेंटर में होना चाहिए. कहां होना चाहिए? सेंटर में होना चाहिए. और इसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे. क्या करेंगे? यू विल लीव ए स्पेस फॉर अ लाइन. मान लीजिए यहां है तो एक लाइन आप छोड़ देंगे, यहां इसमें कुछ नहीं लिखेंगे और यहां पे आ जाएंगे
और एक शब्द के लिए छोड़ देंगे, एक लाइन भी छोड़ देंगे और एक शब्द के लिए भी छोड़ देंगे और यहां से लिखना आरंभ करेंगे और दूसरा जो लाइन होगा वो यहां आ जाएगी। इसको कहते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन ये आपका टाइटल है, शीर्षक है। समझ में आ रहा है? एक लाइन छोड़ देंगे, एक शब्द के लिए छोड़ देंगे, इसको इंडेंटेशन कहते हैं और यहां से लिखना आरंभ करेंगे और फिर जब दूसरा जो लाइन होगा वो एकदम सटा हुआ आ जाएगा, आपका जो मार्जिन है उसे सटा। क्लियर? ये रहा कि इसको लेआउट कहते हैं कि पेज का कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये इसमें बता रहा हूं। एक ऐसे आता है तो 150 शब्दों में लिखना है, 150 शब्द में होना चाहिए। कितने में? 150 शब्द। नहीं, एक पेज में आ जाएगा, एक पेज में आ जाएगा। हाँ, एक पेज में लगभग आ जाएगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। मान लिया अगर वर्ड्स हमारा उसमें कम हो रहा है, अगर हमारा अभी लेख का कुछ भाग बाकी है तो दूसरे पेज में जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, इसको कहते हैं, ये तो पता हो गया, दोनों साइड में छोड़ेंगे, ऊपर नीचे चारों साइड मार्जिन हो गया। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, ये हो गया इंडेंटेशन और यहां से लिखना शुरू करेंगे और फिर दूसरा जो लाइन होगा वो मार्जिन के करीब आ जाएंगे। ये हुआ। एक जो ऐसे होता है ना, आपका जो ऐसे है वो 2-3 पैराग्राफ में रहेगा। मान लीजिए कम से कम 3 पैराग्राफ में रहेगा। पैराग्राफ जानते हैं? जब आप लेख लिखेंगे, मैं बता रहा हूं, सारी चीजें बता रहा हूं, जब कोई भी आप लेख लिखेंगे तो सबसे पहले आप अपने लेख का परिचय प्रस्तुत करें। क्या करेंगे? परिचय प्रस्तुत करेंगे। उसे क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी मीन्स आरंभिक। आपका जो पैसेज होगा उसको मान लीजिए, सॉरी, आपका जो एसे होगा मान लीजिए उसको 3 भाग में आपने बांट दिया, चलिए 4 भाग में आपने बांट दिया। ये जो भाग है दैट इज कॉल्ड पैराग्राफ। उसे क्या कहते हैं? पैराग्राफ। 4 पैराग्राफ में, हर पैराग्राफ के बीच में एक लाइन छूटा हुआ रहेगा। हर पैराग्राफ के बीच में, हाँ, जैसे मान लीजिए इसको लिख दिया आपने तो एक पे छोड़ दिया, मान लीजिए यहां तक आया तो एक लाइन छोड़ दिया और फिर यहां से लिखेंगे। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। जब किसी भी विषय पर आप लिखते हैं तो पहले उस विषय का परिचय देते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग पे लिख रहे हैं तो आप परिभाषित करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे? परिभाषा देंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो जो परिभाषा है लिखेंगे, उसके बाद उसमें आप बताएंगे, उसकी पृष्ठभूमि बताएं। पृष्ठभूमि समझते हैं? बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जानते हैं? जैसे उदाहरण स्वरूप मानिए आप कहिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग इज द हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस टेम्परेचर। धरती के सतह का गर्म हो जाना क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का अंग हो गया। जब वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग को आपने परिभाषित कर दिया, उसके उपरांत आप बताएंगे
कि इसका कारण क्या है, बताएंगे ना कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन से गैस क्या क्या जिम्मेदार है। मनुष्य भी जिम्मेदार है नहीं, दो कारण है, एक प्राकृतिक कारण है, एक प्राकृतिक कारण है जिसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नेचुरल कॉजेस। एक एक प्राकृतिक कारण है, जैसे प्राकृतिक कारण में क्या है कि अर्थ का जो रोटेशन होता है, क्या होता है, रोटेशन होता है, और क्या होता है कि जो प्लीज डू, देखिए समझने का प्रयास कीजिए, ऐसे आपको क्लास में ही याद करवा देना है, योजना है कि ऐसे आप क्लास में ही याद कर जाइए। कैसे करिएगा वो बताइए। सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ डेफिनेशन बताएंगे पहले, सबसे पहला होगा डेफिनेशन, दूसरा क्या होगा कॉजेस, इसको हटाइए, मैं यहां लिखता हूं, फ्रेश लिखता हूं, इसको हटाइए, उसके बाद है कॉजेस, कॉजेस पहला है डेफिनेशन, दूसरा है कॉजेस। समझने का प्रयास कीजिए, सिंपल भाषा में सरल भाषा में लिखना है, ऐसा मत सोचिए कि हम कठिन लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप जितना सरल लिखेंगे, स्पष्ट लिखेंगे, उतना ही बढ़िया मार्क्स मिलेगा आपको। ओके, तो सबसे पहले हम परिभाषित कर देंगे, ग्लोबल वार्मिंग पे लिख रहे हैं तो किस पे लिख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले परिभाषा क्या देंगे कि ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन इज एन इंक्रीज इन अर्थ सरफेस टेम्परेचर, धरती के सतह के तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। स्पष्ट है। देयर आर मेनली टू कॉजेस, कितने कारण है, दो कारण है, देयर आर मेनली टू कॉजेस। अब देखिए, वन इज नेचुरल, वन इज नेचुरल, द अदर इज मैन मेड, द अदर इज मैन मेड। स्पष्ट है। और उसमें आप थोड़ा सा पृष्ठभूमि में बता देंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन, इसको कहां ले जाएंगे, डेफिनेशन के पास ले जाएंगे। ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे, जैसे कि इंग्लिश क्या होती है, सच एज, या फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टांस या सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और बताइए मीथेन, और बताइए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाँ, और बहुत सारा है, तो क्या लिख देंगे, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन मीन्स एक्सेट्रा जिसे कहते हैं, इत्यादि, इत्यादि के लिए क्या है, ईटीसी आप लिखेंगे ना तो एक वर्ड होगा, और हमें इसको तीन वर्ड बना देना है, तो एंड लिख देंगे और सो लिख देंगे, ऑन लिख देंगे, तो हमारा तीन वर्ड बढ़ गया, एक वर्ड तीन में बदल जाएगा, तो हमारे शब्दों की जो सीमा है उसके करीब पहुंचने में सहायक होगा। स्पष्ट समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप लिख देंगे डेफिनेशन में ग्लोबल वार्मिंग, नहीं नहीं आप लिखिए नहीं, अभी आज कुछ नहीं लिखाऊंगा मैं, आज केवल विधि बता रहा हूं कि किस प्रकार आपको इसे याद करवा दूंगा आपके क्लास में, हल्का सा जाके रिवाइज घर पे कीजिएगा, आप लिख, आपको लिखने का अभ्यास करना है, रिटर्न आपको दिया जाएगा, है ना। अब देखिए डेफिनेशन हो गया, और उसी डेफिनेशन में आप लिख देंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज।
ओके, स्पष्ट है। क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, ओजोन में क्या हो रहा है, छिद्र हो रहा है। स्पष्ट है। ये क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। क्या हो गया, इफेक्ट। अभी लेकिन हम लोग इफेक्ट डिस्कस नहीं करें, तो डेफिनेशन में थोड़ा सा इफेक्ट भी बता देंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस आर लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ, डिप्लीशन कहते हैं छेद होना या क्षय होना, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। उसके बाद आ जाएंगे कॉजेस पे। देयर आर मेनली टू कॉजेज ऑफ, देयर आर मेनली टू कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। वन इज नेचुरल, द अदर इज मैन मेड। ओके, अब आएंगे उसका इफेक्ट। अब उसका प्रभाव क्या है। इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है अब जानते हैं ना। इफेक्ट क्या है कि समुद्र सॉरी, ये हिमखंड जो है, क्या कहते हैं उसको, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स और हिम का जो चादर है, शीट, आइस शीट्स, वो क्या है, पिघल रहा है। पिघलने का इंग्लिश जानते हैं, मेल्ट। ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स आर मेल्टिंग, आर मेल्टिंग। और परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, हाँ, सी लेवल इज राइजिंग, सी लेवल इज राइजिंग। ओके, तो आप इफेक्ट की चर्चा करेंगे और भी इफेक्ट की चर्चा करेंगे कि बहुत सारी जो प्रजातियां हैं पशुओं की, वो विलुप्तता के कगार पे हैं। बहुत सारे समाप्त हो गए हैं, जैसे डोडो है या और भी बहुत सी चीज। मेनी स्पीसीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मेनी स्पीसीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत सी प्रजातियां विलुप्तता के कगार पे। उसके अतिरिक्त क्या है, बहुत सी नई नई बीमारियां आ रही हैं, देख रहे हैं ना। एपिडेमिक्स आर ब्रेकिंग आउट, है ना, ब्रेकिंग आउट। अचानक जो बीमारी आरंभ हो जाती है उसको कहते हैं ब्रेकआउट। अ नंबर ऑफ एपिडेमिक्स या नंबर ऑफ डिजीजेस, डिजीजेस स्पेशली इंफेक्शियस डिजीजेस, वो क्या कहते हैं इन्फेक्शन को, इन्फेक्शन को हिंदी में कहते हैं संक्रामक, संक्रामक बीमारियां जन्म ले रही हैं, पैदा हो जा रही, इन्फेक्शियस डिजीज। तो इफेक्ट की चर्चा करेंगे और उसके बाद आएंगे सॉल्यूशन पे आएंगे कि इसका हल क्या है। इसका हल क्या है कि हम लोग ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को छोड़कर सतत जारी रहने वाला और रिन्यूएबल, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करें। वी शुड स्विच टू एड्रेस। किसी भी समस्या को हल करने के लिए जो शब्द है वो एड्रेस का प्रयोग होता है। एड्रेस, एड्रेस, यहां पता इसका अर्थ नहीं है समस्या का समाधान करना। टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, वो मैं सब लिखाऊंगा, डोंट वरी। वो जो मूल मूल शब्द है ना, ये बार बार आएगा, ये लेटर में भी आएगा और ऐसे में भी आएगा ये शब्द। हाँ, राइट, वो सब एकदम कहिए कि प्रैक्टिकल बताएंगे, ऐसे बताएंगे भूल जाइएगा, है ना। संदर्भ में बताएंगे याद रहेगा, और वही बार बार आएगा, यही यही बार बार आएगा, लेटर में भी आएगा, ऐसे में भी आएगा। टू एड्रेस दिस इशू, इस समस्या को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी शुड स्विच टू, स्विच मतलब परिवर्तन करना, स्विच मीन्स परिवर्तन करना। वी शुड स्विच टू नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमें ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोतों का उपयोग करना होगा। ऊर्जा के अपारंपरिक क्या है, सोलर है, प्लीज टू, सोलर है, विंड है, बायोमास है ना, इन ऊर्जा का उपयोग करेंगे।
एकदम उसका स्केलेटन बनाएंगे। ऐसे का क्या जो है ना, ऐसे जो है उसका एक स्केलेटन बनाएंगे, उसका एक डिस्क पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3 प्लीज 4 5 6 7 8 जो भी जितने भी हो सकता है। इस कहां पर किस क्रम में आप ऐसे को लिखेंगे। सबसे पहले आपने डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन में भी कुछ बिंदु होंगे। डेफिनेशन में क्या है, एक तो आपने डेफिनेशन लिख दिया उसका कि धरती के सतह के तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। द इंक्रीज इन अर्थ सरफेस टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। तीसरा क्या हो जाएगा, और इन सब के कारण जो है ना क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है। हाँ, डिप्लीशन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन। इस तरह से ये 3 बिंदु डेफिनेशन में आ गया। ये पूरा हमारा डेफिनेशन कवर कर लेगा। इस प्रकार से आपको बिंदुओं को याद रखना सरल हो जाएगा, ऐसे को याद रखना। अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे में आएंगे, कॉजेज में आएंगे। क्या आएंगे, कॉज में आएंगे। कॉजेज में किन बिंदुओं को, 2 कॉजेज है, एक शब्द ये याद रहेगा, 2 कॉजेज है, इसमें 2 है, नेचुरल है और मैन मेड है। मैन मेड है। अब देखिए नेचुरल में कौन कौन है, नेचुरल में है अर्थ रोटेशन, धरती का घूमना जो है, इससे भी जो है ना क्या होता है, हीट जनरेट डिफरेंट पॉइंट्स पे, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग होती है ना। हाँ, फिर वोल्केनोज आ जाएगा, वोल्केनोज आ जाएगा इत्यादि। तो 1 2 आप इसमें कर दें, अर्थ रोटेशन, रोटेशन एंड वोल्केनो। उसके बाद क्या आ जाएगा, मैन मेड। मैन मेड में मैन मानव, मानव जनित में बताइए। हाँ, ग्रीन, हाँ, इमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, इमिशन ऑफ गैसेस फ्रॉम व्हीकल्स, गाड़ियों से। उसके बाद फैक्ट्रीज से, औद्योगिक प्रक्रिया से इत्यादि। हाँ, ओके, तो ये हमारा मैनमेड में आ जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। हाँ, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन और कचरा का जो जनरेशन ऑफ वेस्ट, ये जो कचरा का जो उत्पादन हो रहा है, वेस्ट। तो मान लीजिए हम इसमें 2 ही याद रखेंगे, यहाँ 2 ही हमारा काम चल जाएगा। हमको 150 शब्द तो लाना है, हमें ज्यादा भी तो नहीं करना है ना। तो उसी अनुपात में उन बिंदुओं को हम याद रखेंगे और उस बिंदु को एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, अब उसके बाद क्या आ जाएंगे, इफेक्ट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, इफेक्ट। इफेक्ट में सबसे पहला क्या है, लीड्स टू, क्या परिणाम हो रहा है, चेंज इन वेदर पैटर्न। चेंज इन क्लाइमेट चेंज तो बहुत बड़ा इशू हो गया, उसको एक छोटा सा इशू, चेंज इन वेदर पैटर्न। और बताइए, एक ये हुआ, दूसरा क्या, हाँ, वो तो हमने डेफिनेशन में बता दिया। हाँ, राइजिंग सी लेवल, राइज इन द सी लेवल, सी लेवल। उसके बाद बताइए, वो तो हो गया, वो तो डेफिनेशन में आ गया।
वो एग्रीकल्चर पे जो ना बैड इफेक्ट, अच्छा वो भी आ जाएगा। और बताइए। हाँ वो हो गया, और ठीक है। हाँ हाँ, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन। और एक और आप लिखे थे ना, हाँ, अच्छा ओके, एक्सटिंक्शन ही। हाँ हाँ हाँ, सही, राइट। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस सच एज हीट वेव्स, हीट वेव्स हो गया, हीट वेव्स हो गया। अब प्लस, प्लस, हाँ, फ्रीक्वेंट, लगातार जो है ना साइक्लोन या हरिकेन्स आना, तूफान आना, स्टॉर्म आना, फ्रीक्वेंट स्टॉर्म्स। और एक हो बीमारियों का, बीमार, हाँ ड्राउट्स भी आ जाएगा। और बीमारी, डिजीजेस, क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन ऑफ, ब्रेक डाउन, ब्रेक आउट, सॉरी, ब्रेक आउट ऑफ इन्फेक्शस डिजीजेस। नहीं, वहां एक भी पॉइंट में नहीं लिखना है, नहीं नहीं, वहां पॉइंट में नहीं लिखना है। वहां कैसे लिखना है मैं बता, अभी तो मैं बता रहा हूं कि इसे को कैसे याद रखा जाए और वहां पे रिप्रोड्यूस किया जाए। पूरा रटेंगे तो कहां हो पाएगा, रटना विधि नहीं है। आप बिंदु को याद रखिए कि डेफिनेशन में कौन बिंदु है, कॉजेज में कौन बिंदु है, इफेक्ट्स में क्या है, और सोल्यूशन में क्या। तो ये मान लीजिए 6 बिंदु, बहुत ज्यादा होता जा रहा है ना। अब आ जाइए सोल्यूशन में, आ जाएंगे तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे बताइए, बताए ना अभी कि स्विच, switch to, we should switch to non renewable, sorry, renewable and sustainable sources of energy, renewable and sustainable sources of energy, renewable and sustainable sources of energy। ये तो सबसे पहला कदम हुआ। हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने उपभोग को कम करें, हाँ, कंजम्पशन कम करें। उत्पादन जितना बढ़ेगा उतना ही प्रदूषण ज्यादा होगा। जितना ही हम फैक्ट्रियां लगाएंगे, जितना ही अधिक उत्पादन होगा। एक एक आदमी 5-5 मोबाइल रखेगा, अमेरिका में एक एक आदमी 3-3, 4-4, 5-5 गाड़ियां रखता है, तो क्या होगा? उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पोल्यूशन बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट होंगे, और फिर क्या होगा? तो अपने कंजम्पशन को कम करें। क्या करें? कंजम्पशन, यहां लिखता हूं, कंजम्पशन को कम करें। हाँ, फॉरेस्टेशन, और बताइए। हाँ हाँ, वो तो उसका पार्ट, हाँ हाँ? वही, यही वही ना यहाँ पे आ गया। इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स की जगह, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वी शुड स्विच टू रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। स्पष्ट है? आई थिंक इतना में 150 शब्द आराम से है। देखिए, प्लीज प्लीज, एक बात, ये तो हुआ लिखने की बात। दूसरी बात है कि अरे भाई, अगर आप आपने देखा ना, कंठी माला देखा है, धागे में बंधा रहता है कि नहीं? धागा के बाहर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। वो माला कह सकते हैं उसको, उसको धागे में बांध देते हैं तो क्या हो जाता है? माला हो जाता है। उन शब्दों को, ये जो शब्द हैं, इनको अब धागे में बांधना है। उस धागे को क्या कहते हैं? और ये क्रम में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? क्रम में रहना चाहिए। दूसरा है कि एक दूसरे से जुड़ाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगे कि एक शब्द दूसरे शब्द से जुड़ा हुआ है, एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ है, एक पैराग्राफ
दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा हुआ है, और जितने भी पैराग्राफ हैं सभी ग्लोबल वार्मिंग के चारों ओर घूम रहे हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे विषय की चर्चा करते हैं हम। इसको कहते हैं कोहेरेंस। क्या कहते हैं? कोहेरेंस। COHERENS, कोहेरेंस कहते हैं। एक है ऑर्डर। आपका जो ऐसे है क्रम में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? क्रम में रहना चाहिए। आपका जो सूचना है, आपका जो डाटा है, या आपका जो स्टैटिस्टिक्स है, वो क्या रहना चाहिए? क्रम में लिखना है आपको। पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, पहले हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे, उसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। उसके बाद जो लिखते हैं उसको बॉडी कहते हैं, सपोर्टिंग पैराग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सपोर्टिंग पैराग्राफ कहते हैं। और अंत में जो लिखते हैं उसे कंक्लूडिंग पैराग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? कंक्लूडिंग। एक पैराग्राफ में केवल परिचय प्रस्तुत करेंगे। एक पैराग्राफ में क्या करेंगे? एक या दो भी हो सकता है। एक या दो पैराग्राफ में हम जो लिख रहे हैं जिस मुद्दे पर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसका कारण क्या है? एक पैराग्राफ में कारण लिखेंगे, एक में इफेक्ट लिखेंगे, एक में सॉल्यूशन लिखेंगे। स्पष्ट है? फॉलो? और कंक्लूड कर देंगे। तो इस प्रकार से क्रम में आप लिखेंगे तो आपका जो लेख होगा वो इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा, मार्क्स लाने वाला होगा। जानकारी बहुत लिख देंगे लेकिन क्रम में नहीं देंगे, लिखेंगे, आपस में जो है ना जुड़ाव का भाव नहीं होगा, तो ऐसे में कम मार्क्स आएगा। इसका ना बहुत सारे छात्र हमसे कह रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं तो मेरा मार्क्स अच्छा नहीं हुआ। वो बहुत सुंदर जानकारी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया जानकारी, लेकिन जुड़ाव का अभाव है, एकता का अभाव है उसमें, है ना, वाक्यों में। मरीज की जब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो उसको कहाँ ले जाया जाता है? सामान्य डॉक्टर क्या नहीं, उसको इमरजेंसी में भर्ती किया जाता है। वहां इलाज होता है कि नहीं? वहां स्वास्थ्य पाता है कि नहीं? तो कम समय में वैसा ही इलाज है, वैसे ही दवाई है, कुछ स्पेशल मेडिसिन चलता है उसमें नहीं। जो दवाई इमरजेंसी में चलती है वही दवाई सामान्य डॉक्टर सामान्य अवस्था में लिखता है? नहीं लिखता है ना। डेसामेथासोन सामान्यतः मरीज को नहीं दिया जाता है, लेकिन जब वो चला जाता है, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, तो हाँ, तो उसको डेक्सामेथासोन उसको देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। सामान्य अवस्था में इंजेक्शन नहीं, टैबलेट से काम चलता है, तो हम लोग इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे, है ना, और एकदम फोकस करेंगे एग्जाम पे, इधर उधर नहीं फोकस करेंगे। कुछ बहुत ज्यादा क्यों? हम अगर कम पैसे में अच्छा वस्तु खरीद सकते हैं तब ना अच्छा हुआ। आप अच्छे क्रेता कब हुए? कम पैसे में अच्छा वस्तु खरीद ले। अब बहुत ज्यादा बर्बाद करके भी बढ़िया नई सामान मिले समय, तो उसका प्रयोग करना है। हाँ, एक थोड़ा सा मैं चर्चा फिर पीछे जा रहा हूं मैं। कंक्लूड, हम मैं बता रहा हूं कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है ये भी मैं बता दूं। कंक्लूजन में कोई नई बात नहीं कही जाती है। एक बात ध्यान में रखिएगा, आपने ऐसे में जो अब तक लिखा है उसी को कंक्लूड करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंक्लूजन में कोई नई बात नहीं लिखी जा सकती है। आपने जिन मुद्दों को उजागर किया है, जिन पे प्रकाश आपने डाला है, उन्हीं मुद्दों को संक्षेप में अंत में लिख देते हैं। दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। जैसे लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग इज अ सीरियस इशू, है ना, इट इज मैन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। मनुष्य मुख्यतः क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार। नेचर भी है, थोड़ा सा मनुष्य ज्यादा। टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी शुड हैव टू मेक सम सैक्रिफाइसेस, कुछ बलिदान देना। वी शुड यूज लेस एनर्जी, हमें कम ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ेगा। एंड वी शुड स्विच टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओनली देन, तभी ऐसा होगा, वी कैन प्रोवाइड अ लास्टिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तभी हम एक अस्थाई इसका हल। कंक्लूजन हो गया।
कंक्लूजन में कोई नई बात नहीं लिखनी है। स्पष्ट है? फॉलो। मैं एक बात बता रहा था, मैं जो बाद में आए उनको मैं बता दूं। आरंभ में मैंने बताया था, सॉरी, प्रीवियस। देखिए कुछ मुद्दे हैं, आई थिंक ये तीनों बहुत हॉट है और इसी में हमारे छात्रों को सबसे ज्यादा कठिनाई होती है, एसे, लेटर्स और प्रेसी में। एसे का मैंने अभी आपको ये बताया था कि कैसे लिखते हैं, उसका लेआउट कैसे होता है। दो चारों साइड में 1.5 छोड़ना है, बाएं भी, दाएं भी, ऊपर भी और नीचे भी। इसको मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। 1.5 इंच छोड़ देंगे और बीच में क्या करेंगे, लिखेंगे टाइटल। जिस विषय पे टॉपिक को बीच में लिखेंगे, अंडरलाइन नहीं करेंगे, ध्यान देना है, अंडरलाइन नहीं करेंगे, ध्यान देना है। और इस टाइटल को लिखने के बाद एक लाइन के लिए स्थान छोड़ देंगे, एक लाइन के लिए स्थान छोड़ देंगे और उसके बाद दूसरे लाइन में एक शब्द के लिए भी छोड़ देंगे, इसको इंडेंटेशन कहते हैं। और यहां से लिखना आरंभ करना है और दूसरा जो लाइन होगा वो यहां आ जाएगा, मार्जिन के पास आ जाएगा। ये टेक्निकल तकनीकी चीज है जो मैं बता रहा हूं। मार्जिन दिया हुआ रहता है, दिया हुआ है। पेंसिल से करने की आवश्यकता नहीं, आप उतना मान लीजिए। एक और बात मैं बता रहा हूं, लेफ्ट साइड में जो भी लिखेंगे वो इसे सटा होगा, बस पहला लाइन छोड़कर, पहला लाइन छोड़कर सब सटा होगा। लेकिन इस साइड में सब सटा हुआ हो जरूरी नहीं है, आप व्यवहारिक रूप से सटा नहीं सकते। अब कोई वर्ड छोटा हो गया, अब दूसरा लिखेंगे तो वहां बाहर चला जाएगा, तो उसको नहीं लिखना है, इधर आ जाए। इधर एकदम अलाइनमेंट उसको कहते हैं इंग्लिश में, अलाइनमेंट आवश्यक नहीं है। इस साइड में अलाइनमेंट आवश्यक नहीं है, कभी सट भी सकता है, कभी हट भी सकता है, लेकिन उस साइड में सटाना है तो अलाइनमेंट कहते हैं कि हमारा वाक्य जो है ना एकदम सटा हुआ हो, लेफ्ट साइड में सटा हुआ हो, राइट साइड में थोड़ा हटा भी रह सकता है। ओके। और हमारा ऐसे जो होगा हमेशा 3 या 4 पैराग्राफ में होगा, 3 या 4 पैराग्राफ में होगा। हर पैराग्राफ में जब आरंभ करेंगे तो एक लाइन छोड़कर, एक लाइन छोड़कर, ऊपर वाले से एक लाइन छोड़ देंगे और एक शब्द के लिए छोड़ देंगे, एक एक लाइन भी छोड़ेंगे और जहां से लिखेंगे उसमें एक शब्द छोड़कर लिखेंगे। ओके। ये सब कुछ टेक्निकल चीजें जी थी जो आपको बताना आवश्यक था। अब ये, और फिर उसके बाद मैंने बताया कि इसे को याद कैसे रखा जाए, याद रखने की भी विधि मैंने बताई। उसको कहते हैं स्केलेटन। क्या कहते हैं? ये कंकाल उसका बना लेंगे, लिखने से पहले उसका एक कंकाल बनाएंगे। हम किन किन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, कंकाल को केवल याद रखेंगे, उसको एग्जाम में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, जैसे आ गया डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में क्या क्या बिंदु लिखेंगे ये आपने लिख दिया। उसके बाद आ गया आपका कॉजेस, कारण क्या है, उस कारण पे लिखेंगे, उसके कारण क्या क्या है, मैन मेड है और नेचुरल है और मैन मेड है। तो नेचुरल का भी कुछ उदाहरण दे देंगे, जैसे अर्थ रोटेशन और दूसरा है वोल्केनिक इरप्शंस इत्यादि। और मैन मेड में क्या है, सारा तो मैन ही मेड है, शेष जितना है मैन मेड में क्या क्या है, डिफॉरेस्टेशन है, हाँ हाँ, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है, इमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स है, वेस्ट मटेरियल ऑफ इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, फिर कचरे का उत्पादन है, जनरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। हाँ, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट भी उसके लिए आवश्यक है, सॉरी जिम्मेदार है। तो एक ये उदाहरण हो गया। इस प्रकार से आपके लिए याद रखना बहुत सरल हो जाएगा। आप कहा ना कि कम समय है, मैं क्या कहूँ, अब चर्चा किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अन्यथा मैं अपनी प्रशंसा में कभी रुचि नहीं रखता, है ना, क्या प्रशंसा करो। अब तक इतने लोग हमारे पढ़ के, हमारे छात्र जो है ना ऊंचे पदों पर नीचे से ऊपर तक बैठे हुए हैं, है ना,
अब मुझे कहने की क्या हो सकता है, अबाउट 30 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं। एनीवे, पिछले साल भी कोर्ट रीडर के लिए 10 दिन का प्रोग्राम था। आप फोटो देख सकते हैं, है ना। उनको बाद में मैंने इंटरव्यू के भी तैयारी कराया, और इन सबका हो गया, उनका फोटो है ये। इसमें केवल उन्हीं लोगों का है जिनका हो चुका है, ज्वाइन कर चुके हैं वो, है ना। तो कम समय में भी बहुत सारा काम किया जा सकता है। कभी कभी बहुत लंबे समय में भी आदमी थोड़ा सा शिथिल शिथिल पड़ जाता है। हमारा ब्रेन वैसे ही वर्क करता है। हमारा ब्रेन क्या है, जैसी परिस्थिति होती है ना, आप साइकिल चलाते हैं ना, तो सामने आता है तो क्या नियम सोचते हैं, अरे कोई जब सामने आ जाए तो ब्रेक दबाओ, नहीं नहीं जी, हाथ आपका ऑटोमेटिक ब्रेक दबा देता है। उसी तरह ब्रेन है, ब्रेन भी वैसे ही वर्क करता है, कम समय में फास्ट वर्क करता है। ओके, एनीवे, आइए अब लेटर की ओर चलते हैं। लेटर्स, आप इसे एप्लीकेशन भी इसमें आ सकता है, लेटर भी आ सकता है। दोनों को टेक्निकली लेटर या एप्लीकेशन लेटर कहते हैं। ये दोनों जो है, ये लेटर जो है, सॉरी, लेटर दो प्रकार का होता है। लेटर दो प्रकार, एक है फॉर्मल, एक है फॉर्मल, दूसरा है। आपको उससे पूछेंगे कि दोनों में अंतर क्या है भाई, हाँ, ये हमेशा फॉर्मल ही होता है, एप्लीकेशन हमेशा फॉर्मल ही होता है, इनफॉर्मल एप्लीकेशन नहीं होता। पत्र जो है दो प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है? सबसे पहला अंतर है कि औपचारिक सामान्यता हम अधिकारियों को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? अधिकारी। औपचारिक, अनौपचारिक सामान्यता हम सगे संबंधी एवं मित्रों को लिखते हैं। सगे संबंधी एवं मित्रों को लिखते हैं, स्पष्ट है। औपचारिक सामान्यता हम अधिकारियों को लिखते हैं। किसको? अधिकारियों को, ऑफिशियल्स को। और ये रिलेशंस एंड फ्रेंड्स और मित्रों को लिखते हैं। ओके, एक ये अंतर हुआ। दूसरा अंतर, कई अंतर है। एक तो किसको लिखा जाए इसके आधार पर, दूसरा है कि उसका फॉर्मेट प्रारूप क्या होगा, और तीसरा है उसकी भाषा क्या। फॉर्मल जो लिखते हैं वो क्या है, उसके लिए फिक्स्ड लैंग्वेज है, फिक्स्ड स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। और इसके लिए क्या है, कॉलोकियल, बोलचाल की भाषा में, ये बोलचाल की भाषा में लिखना है। और ये पहले से तय स्तरीय भाषा का प्रयोग करना है। स्तरीय भाषा क्या है, बहुत लंबा विषय नहीं है, मिनट में आप समझ जाएंगे, सेकंड्स में समझ जाएंगे। जैसे आप कहते हैं कि मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट योर अटेंशन, आई वॉन्ट टू। अब देखिए, ये वांट जो है ये स्तरीय भाषा नहीं है, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है, ये इस साइड में आएगा। और फॉर्मल में लिखने के लिए इसी के स्थान पर वुड लाइक का यूज करना पड़ेगा। वुड लाइक, आई वुड लाइक टू अट्रैक्ट योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू अट्रैक्ट योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता। भाई को लिख रहे हैं तो कहिएगा आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट योर अटेंशन। तो देखिए, भाषा में अंतर होगा, व्यक्तियों में अंतर हो जाएगा, और फॉर्मेट में अंतर होगा। फॉर्मेट में क्या अंतर है? सबसे पहले फॉर्मेट तो जाने क्या फॉर्मेट क्या होता है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं छात्रों में, मैं देख रहा हूँ वो बाजार में पुस्तकें पढ़ रहे हैं ना, इधर उधर की सस्ती कचरा 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 सब कहाँ से खरीद के पढ़ रहे हैं। सब देख रहा हूँ टेस्ट में डेली करेक्ट करते करते एक ही त्रुटि को बार बार कर रहे हो।
हर टेस्ट में कर रहे हैं। मैंने बता दिया है कि थैंकिंग यू नहीं लिखना है, फिर भी थैंकिंग यू लिख रहे हैं। मैंने बता दिया है कि कॉमा नहीं देना है, फिर भी कॉमा दे रहे हैं। मैंने बता दिया है कि टू नहीं लिखना है, फिर भी टू लिख रहे हैं। इन चीजों को तो मिनट में नहीं सीखा जा सकता है। इसको सीखने के लिए क्या घंटे की आवश्यकता है? भाई टू नहीं लिखना है, इसको इसमें क्या समस्या है? 2.5-3 महीने ठंड ठंड का जो मौसम था, उसी समय से मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी लगातार बैचेस पढ़ा ही रहा है ना। ये कड़ाके की ठंड, आप वीडियो देखिएगा, वीडियो आप राजधानी का देखिएगा तो उसमें देखिए कड़ाके की ठंड थी। हाँ हाँ, उसमें मैं पढ़ा रहा था। उस समय से मैं बता रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कितने जिद्दी हैं सब। इस पे हमको ये होता है, बिहार के लोग जिद्दी बहुत होते हैं ना। एनीवे, हमेशा जिद्दी होना अच्छा नहीं लगता, कभी कभी फायदा भी है, कभी कभी नुकसान भी है। मैं आपसे अब आइए इसके लेटर पे आते हैं, उसके प्रारूप पे आते हैं। जिस प्रकार से आप ऐसे में मार्जिन छोड़ेंगे, उसी प्रकार से आप लेटर में भी मार्जिन छोड़ेंगे। दाएं बाएं दाएं ऊपर नीचे। मान लीजिए 1.5 है, हालांकि बहुत ज्यादा है। मैं उदाहरण स्वरूप आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या लें? सबसे पहले भेजने वाले का पता। भेजने वाले, ये लगभग हर पत्र में होगा, एक जगह छोड़ के। आप प्रिंसिपल के पास लिखेंगे तो छोड़कर, वहां भेजने वाले का पता नहीं होगा। सामान्यतः सब में लिखेंगे, फॉर्मल में भी, इनफॉर्मल। तो सबसे पहले मान लिया कि पत्र जो भेज रहा है, लेकिन सुनिए, उसका नाम लेकिन नहीं लिखेंगे। जो भेजेगा ना, उसका नाम, आपके प्रश्न में नाम दिया हो सकता है नाम दिया रहेगा, क्या आपका नाम राजू है, आप इस स्थान पे रहते हैं, लेकिन नाम नहीं लिखेंगे, केवल पता लिखेंगे। मान लीजिए 25D, ये हाउस नंबर है। ये क्या है? हाउस। हाउस नंबर सबसे पहले देंगे। अगर मान लिया हाउस नंबर नहीं है तो ये स्ट्रीट का नाम रहेगा, गली का नाम रहेगा, या सड़क का नाम। 25D राजेंद्र नगर, पटना 19। देखिए, कहीं मैंने कॉमा नहीं यूज किया है, कहीं फुल स्टॉप नहीं यूज किया है, इसका ध्यान देना है। कहीं कॉमा नहीं, हाँ, यहाँ पे कॉमा जो दिया है ना, इसलिए दिया है कि ये आर और डी है। अगर दो लेटर आ जाएगा तो बीच में कॉमा जरूरी हो जाएगा। लेटर आ जाएगा तब। अगर यहाँ केवल संख्या रहता, ये डी नहीं रहता, तो यहाँ पे कोई कॉमा नहीं होता। कंफ्यूजन से बचने के लिए, भ्रम, ऐसा नहीं कि लोग इस डी को आर का अंग मान लें। ओके, तो यहाँ पे कॉमा दे दिया, राजेंद्र नगर हो गया। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं देना, फुल स्टॉप नहीं देना। ये हुआ सेंडर्स एड्रेस। ये क्या हुआ? भेजने वाले का पता। कुछ पूछ रहे थे आप, पूछिए। हाँ, पता लिखेंगे, पता लिखेंगे। हाँ? तो उसका उपाय भी बताएंगे। जब नहीं देगा तो उसका उपाय बताएंगे। दो दो प्रकार का बताएंगे, एक एक पता वाला, एक बिना पता वाला, दोनों बताएंगे। ओके, पता नहीं रहेगा तो एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे। पता नहीं रहेगा तो और बताएंगे, एबीसी स्ट्रीट लिखेंगे, एनी टाउन लिखेंगे, और उसका बताएंगे आपको। तो ये है। अब इसके बाद क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ेंगे। क्या करेंगे? ये क्या है? सेंडर्स एड्रेस। क्या है? सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और तिथि लिखेंगे। आज मान लीजिए कितना है, एक लाइन छोड़ के 7। हाँ, नहीं, इसके बाद एक लाइन नहीं छोड़ना है, इन दोनों के बाद, इस पूरे के बाद एक लाइन छोड़ना। ये लाइन हो गया आपका।
ये 7 में से नहीं 07 नहीं, 7 लिखेंगे। 7 में क्या लिखेंगे? अगर आप चाहें तो टीएच भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लगा भी सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप स्वतंत्र हैं। आप 7 में लिख दीजिए, आपको जो सुंदर लगता है वही लिखिए, है ना। एकदम पाप है, पाप है। देखिए मैं हिंदी के बारे में कुछ नहीं जानता हूं हिंदी की ओर मैं झांकता ही नहीं हूं, है ना, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही विषय को बढ़िया ढंग से पढ़ा सकता है ना। 7 में या 7th में ये टीएच कंपल्सरी नहीं है। और अब देखिए इसके बाद संख्या लिखना है तो कॉमा नहीं देंगे, 2025 बस लिख देंगे, कॉमा नहीं। यहां इसलिए कि ये संख्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। अगर आप कॉमा देंगे तो माना जाएगा कि एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अनावश्यक दे रहे हैं। देखिए दे तो सकते हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसा मैं देख रहा हूं कुछ छात्रों को लिख रहे, और जब बाजारी पुस्तकों देखिएगा ना तो लेकिन जो इसका जो मानक जो तय करता है ना, वो कौन करता है? सीबीएसई करता है। क्या करता है? सीबीएसई के वाले के पास ही आपकी कॉपी जाएगी, मेरे पास ही जाएगी। कॉपी कहाँ जाएगी? मेरे पास ही जाएगी, है ना। तो वहां क्या है, वहां स्टैंडर्ड है, उसका एक सैंपल पेपर आता है कि लेटर कैसे लिखना है, उसमें वो वाला नहीं दिया हुआ है। वो व्यापारिक लेटर में होता है। क्या होता है? व्यापारिक में वो लिखते हैं, वो जब जल्दी में लिख रहे हैं भाई, है ना। अब व्यापारिक में क्या, पहले महीने का नाम लिखते हैं, पहले मई लिखते हैं, 5/7/2025 ऐसे लिखते हैं। क्यों लफड़े में पड़े? जो सरल काम किया जाए ना, आसान हो उस कार्य को किया जाए, क्यों लफड़े में पड़ा जाए? 5 तरह से लिखा जा सकता है, मैं क्यों 5 बताऊं आपको, एक याद रखना ज्यादा सरल है। 7 मई 2025, 7 मई 2025, जो पहले से लिखते आए हैं, जिसकी आदत है वो सही है, उसी को अपना लिया जाए। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, क्या करेंगे? ये हो गया आपका डेट। शब्द डीएटी कभी भी नहीं लिखना है, उसके बाद छोड़ देंगे। उसके बाद आइए एक लाइन छोड़ेंगे, अब लिखेंगे किसको पत्र लिखना है हमें। मान लीजिए द म्यूनिसिपल कमिश्नर को पत्र लिखना है, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पटना। ये क्या है? रिसीवर्स रिविज नहीं, रिसीवर्स पद, पहले पद, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन नहीं, कहीं नहीं। देखिए टू भी नहीं दिया है, ध्यान रखना है। यहां छात्र क्या कर रहे हैं, 99% टू लिख रहे हैं, बार बार बताने के बावजूद भी। बहुत हठी है लोग ना भाई। एंड एड्रेस, एड्रेस और पता लिख नहीं लिख सकते, एकदम सटा के लिखना है। सबको कहां ले जाना है? एकदम बाएं साइड में ले जाना है। कहां ले जाना है? बाएं साइड। इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कहते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट। बाएं बाएं बाई और मार्जिन से सटा हुआ होना चाहिए आपका लाइन, वो छोटा हो या बड़ा हो, मेक्स नो डिफरेंस। केवल पटना है तब भी लाइन से सटा हुआ। ओके, पूरा लिखिए, पूरा लिखिए, कोई इनफॉर्मल हो जाए। भाई के पास लिखिएगा तो चल जाए, लेकिन अधिकारी के पास पूरा लिखिए। ओके, देखिए इस पे भी मार्क्स मिलेगा, याद रखिएगा। केवल कोई अगर फॉर्मेट लिख देता है और मेन जो कंटेंट नहीं लिखेगा तो फॉर्मेट के लिए भी मार्क्स है।
5 नंबर का है तो एक केवल फॉर्मेट के लिए है, 1 मार्क क्या है, केवल फॉर्मेट के लिए है, 1 मार्क ग्रामर प्रेजेंटेशन पे है, 1 मार्क कंटेंट पे है, स्पेलिंग पे है। इस तरह से मार्क्स है। मार्क्स कटने का कारण है, स्पेलिंग में कट सकता है, ग्रामर में कट सकता है, कंटेंट। 1 मार्क्स तो सुनिश्चित हो गया, बीच में हम नहीं भी लिखेंगे तब भी हमारा 1 नंबर उनको देना पड़ेगा, है ना। क्या कितना कम लिखेगा, 100 में लिखना है तो ले दे के 30-35 तो यही हो जाएगा बेचारा, बचेगा कितना हुआ। हाँ, सब्जेक्ट लिखेगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। आगे चले, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब, हाँ, एक लाइन छोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन सामान्य जो परंपरा है एसयूबी लिखने की, परंपरा क्या है, एसयूबी। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, हम लिख रहे हैं कि राजेंद्र नगर में बड़ा गंदगी है भाई, इसकी ओर हम कमिश्नर का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। मैंने बताया, बार बार अपने बैचेस में बताता हूँ कि कभी भी प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं करना है या वर्ब से स्टार्ट नहीं करना है, नाउन से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है, नाउन से स्टार्ट करना है। रिगार्डिंग भी नहीं लिखेंगे, रिगार्डिंग नहीं लिखना, वो प्रीपोजिशन हो गया। रिगार्डिंग क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन से कभी भी आरंभ नहीं करना है, वर्ब से नहीं आरंभ करना है ना, स्पष्ट है। हम चिंता व्यक्त कर रहे हैं किस चीज पे, गंदगी पे, कंसर्न, सॉरी इसको बड़ा लिखिएगा, कंसर्न ओवर इनसैनिटरी कंडीशंस एट राजेंद्र नगर। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट। आप बोलिए, हाँ, कहां से ले जाएंगे, इसके बाद, इधर नहीं, किनारे नहीं लाएंगे, इसके नीचे, ताकि लगे कि इसका अंग है। स्पष्ट है। अब इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, क्या करेंगे, और लिखेंगे सर या सर या, वो डियर नहीं लिखना है, रिस्पेक्टेड नहीं लिखना है, ज्यादा आदर नहीं देना है ना, बिगड़ जाएगा। ज्यादा लाड़ प्यार में बच्चा खराब हो जाता है। क्या करना है, साधारण लिखना है, सर या मैडम, हाँ, दोनों लिखना ही। अब पता रहेगा कि सर ही है तब केवल सर लिखेंगे। हमें पता नहीं कमिश्नर महिला है या पुरुष है, आजकल देख ही रहे हैं, खाली पुलिस वाले पे महिला पे ही नजर पड़ रही है, लग रहा पुलिस डिपार्टमेंट मतलब एनीवे तो सर या मैडम लिखेंगे। हाँ, दोनों स्लैश दे दिया ना, यानी या हमको पता नहीं, आप ये कह रहे हैं तो भाई हमको पता नहीं कि आप क्या हैं, आप पुरुष है या महिला है, या उसमें से कोई नहीं है, जेंडर मेंशन नहीं रहेगा। हाँ, हाँ, थर्ड भी हो सकता है, लेकिन आपको सर या मैडम को ही लिखना ही पड़ेगा, किन्नर नहीं लिख सकते नहीं, नहीं लिख सकते हैं, कॉमा एकदम नहीं देना है। देख रहे हैं, कॉमा दिया मैंने, नहीं, कॉमा नहीं देना, देने वाले को देने दीजिए ना। कॉपी, कॉपी तो जरा है सीबीएसई में ही चेक होने। भाई तो अंग्रेजी विकसित भाषा है संसार की, केवल कहने के लिए थोड़े है, चीजों को सिंप्लीफाई, सरल भी तो बना दिया है इसने। कौन इतनी भाषा इतनी जल्द आती है भाई, 2 महीने 1 महीने में पढ़ के लोग परीक्षा पास करके अधिकारी बन जाते हैं। हिंदी मीडियम का आदमी जीवन भर जो है ना, आओ हिंदी माध्यम से पढ़ा और अंग्रेजी इतना कम समय में सीख के भी कुछ कर जाते हैं। तो ये तो हिंदी इंग्लिश की विशेषता है, कम समय में सीखा जा सकता है। अब आइए, इसको सैल्यूटेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, सैल्यूटेशन। और इसके बाद एक लाइन और छोड़ेंगे, और उसके बाद जो लिखेंगे, ये जो आपका कंटेंट होगा उसको बॉडी कहते हैं, क्या कहते हैं,
बॉडी कहते हैं। कंटेंट, जिस मुद्दे पर प्रकाश डालेंगे आप और अनुरोध करेंगे किसी चीज की, उसको बॉडी कहते हैं। सामग्री जो होगा आपके पत्र का वो यहीं पे होगा, इसके एक लाइन बाद आप लिखेंगे। ओके, और लिखने के बाद मान लीजिए यहाँ आप फिनिश कर गए तो यहाँ एक लाइन छोड़ देंगे और यहाँ पे लिखेंगे योर्स। हाँ, एकदम सटा हुआ, एकदम सटा हुआ, एकदम सटा हुआ, इसमें एक वर्ड नहीं छोड़ना है, ऐसे में केवल छोड़ना है, ऐसे में एक शब्द के लिए छोड़ना है, यहाँ सबको सटा के लिखना है, कुछ भी हटा हुआ नहीं चाहिए। वो पैराग्राफ में तब भी केवल एक लाइन छोड़ देंगे, ये एक वर्ड के लिए नहीं छोड़ेंगे, वो छोड़ेंगे कहाँ, ऐसे में। ओके, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री क्लोज कहते हैं, कंप्लीमेंट्री क्लोज। और इसको भी एक लाइन छोड़कर यहाँ पे नाम लिखेंगे, मान लिया अमित नाम है, इसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं, सब्सक्रिप्शन। देखिए एक और बात ध्यान देना है, ये स्मॉल लेटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये यूर्स जो है वाई कैपिटल होना चाहिए, लेकिन एस क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और कॉमा भी नहीं देना है। सामान्यतः छात्र कॉमा दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं, कॉमा भी नहीं देना है, एक लाइन छोड़ना आवश्यक है, उसके बाद अमित लिखना है। ये दूरी भी देख रहे हैं छात्र नहीं मेंटेन कर रहे हैं, बार बार बताने के बावजूद भी। क्यों नहीं, हमारा क्या खर्च होता है, हमारा आपका कुछ जा रहा है, सरकारी खर्चा, आपने फीस जो दिया है ऐसा ही दिया है, आए? मिलेगा आपको फिक्स, बहुत पेज मिलेगा, इतना कि आप लिखते लिखते थक जाएंगे, है, समाप्त नहीं होगा। स्पष्ट है? तो ये रहा प्रारूप, और समय कम है और उसमें हमको प्रेसी लिखवाना है आप लोगों से, तो कोई जादू ही करा सकता है इसको, तो वो जादू क्या है आज नहीं बताऊंगा मैं, है? और मेरा मानना है सबसे कम समस्या वही होती है, मेरा मानना है सब है, सबसे कम समस्या वही होगी। अब देखिएगा ना, मैं बताऊंगा आपको, अब क्यों नहीं ले लीजिए, आप ले लीजिए ना, बहुत ढेर सारा है। प्रेसी तो एक एक दिन में दो किसी दिन करवाए, सारे बैचेस में इतना प्रेसी करवाया है। छोड़िए, मिल जाएगा, मैं हूं यहाँ, तो सब मिल जाएगा। एनीवे, प्रेसी सबसे सरल है, बस मान के चलिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे सरल क्या होगा, क्योंकि वहां कुछ आपको इन्वेस्टमेंट, निवेश नहीं करना है, ऊपर लिखा हुआ सारा रहेगा, उसी में से कम कर देना है। घटा देना आसान है कि नहीं, बढ़ाना मुश्किल है कि नहीं, नहीं, आय को बढ़ा देना मुश्किल है कि नहीं, आय को कम करना सरल है। 4 दिन नहीं जाऊंगा मैं ड्यूटी तो कट जाएगा पे, है ना, बढ़ाना मुश्किल है। चाहूं कि मैं मेरा पे बढ़ जाए, रेगुलर जाऊंगा तब भी जितना है उतना ही मिलेगा, सैलरी उससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है। तो ये है, प्रेसी में क्या है, जो लिखा हुआ है उसी में से हम बस इतना सीख जाने का, क्या हटा देना। फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूँ, ये इमरजेंसी वालों के लिए कह रहा हूँ, और लोगों के लिए नहीं, जो लोग नियमित पढ़े हैं 1.5-2 महीना, उनके लिए नहीं नहीं, एक डेढ़ क्यों आएगा, एक डेढ़ क्यों आएगा, हाँ, उतना आ जाएगा, प्रेसी में आराम से आएगा उतना, है ना, प्रेसी में उतना आराम से आएगा। उसमें से क्या हमें छोड़ देना है, क्या ले लेना है, बस ये छोड़ देना। ओके, तो आपको मैंने ऐसे का प्रारूप क्या है, ऐसे को कैसे हम याद रख सकते हैं, उन बिंदुओं पर मैंने प्रकाश डाला। कौन कौन से प्रोबेबल एसेज हैं जो संभावित है परीक्षा में आएगा, और ये अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं। अब तक यही, ऐसे लेटर तो दूर की बात है, पैसेज तक जब आ जाता है, मेरी बुक से आ गया था पैसेज भी, नहीं नहीं, वो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है, जानते ना डॉक्टर क्या करता है,
देखता है ना, वो उनका हम पकड़े हुए हैं, लगभग परीक्षाओं का पकड़े हुए हैं, कहाँ क्या कहाँ से वो पूछते हैं सवाल, हमें पता है उनका स्रोत क्या है ना। तो इस कारण ऐसा है अनुभव, कोई भी व्यक्ति मेरे साथ में जो भी पढ़ा रहा है गंभीरता पूर्वक और छात्रों के भविष्य के बारे में चिंतित है, तो कोई भी टीचर पहुंच जाएगा वहां तक। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी, सी यू ऑल टुमारो, अंटिल देन गुड नाइट। जब तक परीक्षा हो ना, सॉरी।